अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक होस्ट। तो यार आज हमारा आज टेक होस्ट एपिसोड नंबर 15 बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि यार अजहर की तरफ से उन्होंने पूछा है, ब्रो मेक अ वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक बाइक्स इन पाकिस्तान और शेयर योर थॉट्स प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो यार इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो तो हम लोग किसी और दिन बनाएंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ मेरे जो थॉट्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स की कंपनी की, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं, जिसके अंदर टॉप के ऊपर एक जोल्टा के नाम से कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंप्रूवमेंट्स कर रही है। उनकी काफ़ी कोशिश है कि मेन स्ट्रीम के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर आए, वो लोग जो किट्स होती हैं इलेक्ट्रिक उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने थॉट्स की बात करता हूँ तो यार इलेक्ट्रिक बाइक्स का सीन भी वही है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स का है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड्स के अंदर रेजर्वेशंस पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर देख लेते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स भी चल रही हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जब तक हमारी जो मेन स्ट्रीम कंपनीज है ना, जिसके अंदर होंडा होगी और जो दूसरी कंपनीज बाइक वगैरह बनाती हैं, वो नहीं जब तक आती तब तक लोगों के जो कंसर्न है वो दूर नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को नॉर्मल बाइक से इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करना एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और अभी तक जो बाइक्स की टेक्नोलॉजी है स्पेशली तौर पर वो इतनी खास ज़्यादा इंप्रूव भी नहीं है। अगर हम लोग जोल्टा की बात कर लेते हैं तो इनकी जो बाइक्स हैं जिसके अंदर एक 70 सीसी पता नहीं और एक 125 सीसी है, मतलब कि इन्होंने 70 जो बाइक हमारी होती है और जो 125 होती है उसके अंदर ही इलेक्ट्रिक किट्स वगैरह को लगाया है। तो इनकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है और जो चार्जिंग के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब कि तकरीबन 4 से 5 घंटे लेती है 70 सीसी और तकरीबन 7 से 8 घंटे 125 सीसी, मतलब सीसी इंजन नहीं है, इन्होंने नाम वही रखे हैं, उन्हीं बाइक्स को कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद आप लोग मैक्सिमम 70-80 किलोमीटर जा सकते हो। उसके अलावा जब लोड पड़ता है बाइक के ऊपर तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड रह जाती है वो 60 किलोमीटर रह जाती है। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज होगा ही होगा। और ओवरऑल भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हों। किसी किस्म का कोई भी आप लोगों को शोर नहीं मिलता, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी एक फ्रेंडली चीज़ है। उसके अलावा मेंटेनेंस की कोई कॉस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके रिलेटेड जो परसेप्शन है लोगों का वो चेंज होने के लिए, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको भी इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी तक के लिए मुझे लगता नहीं है कि कोई 3-4 सालों तक इलेक्ट्रिक बाइक्स या फिर इलेक्ट्रिक कार्स का कोई आप लोगों को सीन नज़र आएगा। और इसके अलावा जो चार्जिंग स्टेशन है उनके रिलेटेड भी गवर्नमेंट को लगता है कि काफ़ी बोल्ड टाइप के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई चार्ज भी तो आप लोगों ने करना ही ना। अगर आप लोग कहीं पर लॉन्ग रूट के ऊपर जाते हो वगैरह तो आप लोग समझ सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि यार शम्स शामी की तरफ से उन्होंने पूछा, ब्रो लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए कौन सी कंपनी का सेलफोन बेस्ट रहेगा आईफोन के अलावा, प्लीज़ बताएं। तो यार आईफोन के अलावा सैमसंग इज़ द बेस्ट। सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, लेकिन सैमसंग के फ़ोन्स थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उनके अंदर हमें जो ओवरऑल परफॉर्मेंस और जो ड्यूरेबिलिटी टाइप की चीज़ें मिल रही होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मिल रही होती हैं। तो आप लोग सैमसंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन आजकल अगर हम लोग चाइनीज़ ब्रांड्स की भी बात करते हैं तो उनके भी जो फ़ोन होते हैं वो 1-1.5 साल ईजिली चल जाते हैं, लेकिन सैमसंग स्टिल इज़ द बेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि यार गुलाम हुसैन की तरफ से उन्होंने पूछा, नार्जो 30 कैसा फ़ोन है। काफ़ी डिसेंट फ़ोन है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर 2-2.5 हज़ार उसकी प्राइस कम होती तो काफ़ी एक अच्छी डील होनी थी, लेकिन स्टिल भी अगर आप लोगों को मिल जाता है, आपका बजट इतना 30 to 33,000 के अराउंड, तो आप लोग उसको बाय कर सकते हो। लेकिन मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि अगर आप लोग 33 पे करें तो आप लोग थोड़े से पैसे और डालकर Realme 8 को बाय कर लो, जो कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी को प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आपका बजट ऊपर जा ही नहीं रहा तो आप लोग नार्जो 30 को बाय कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उसकी प्राइस कम होगी और वो ऑनलाइन वेरियंट है। और उसकी प्राइस अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर डिस्काउंट के बाद थोड़ी बहुत कम मिलती है कहीं से, अगर आप लोग खुश नसीब हैं तो आप उसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है हनान खान की तरफ से, अंडर 30 के रेंज में बेस्ट मोबाइल प्लीज रिप्लाई। तो यार आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो Redmi Note 10 है और दूसरा Infinix Note 10 Pro है। अगर तो आपको गेमिंग करनी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग फ़ोन चाहिए एक बड़े डिस्प्ले के साथ, तो आप Infinix Note 10 Pro की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो जो Redmi Note 10 है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरी अगर प्रेफरेंस की मैं बात करता हूँ तो जो Redmi Note 10 है वो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको गेमिंग टाइप की यूजेज करनी है तो आप Infinix Note 10 Pro की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है इमरान खान की तरफ से, V21e वर्सेस Redmi Note 10 Pro कौन सा लेना चाहिए। तो यार इन शॉर्ट Redmi Note 10 Pro
बेस्ट डील है 40 से लेके 50,000 तक, तो आप Redmi Note 10 Pro को बाय कर सकते हो। अगर आप Vivo V21e के ऊपर देखते हो, अगर आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो लाइट फ़ोन है, स्लिम स्मार्ट है, तो भाई आप उसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप Redmi Note 10 Pro की तरफ ही जाइएगा, जो कि एक बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है राना शहजाद ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, FPS ज़्यादा और कम किस रीज़न की वजह से होता है? टच सैंपल रेट का FPS पर क्या असर होता है और बेस्ट FPS किस कंपनी के मोबाइल का है? तो यार इस टॉपिक के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन आपको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पूछा ना कि FPS ज़्यादा और कम किस रीज़न की वजह से होता है, तो ये डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है। जब डिस्प्ले को बनाया जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ रखी जाती है कि उसका जो रिफ्रेश रेट होगा वो पर सेकंड के दौरान कितना होगा, 60 होगा या फिर 90 होगा। अब रिफ्रेश रेट किस तरह काम करता है इसकी डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बिल्ड इन एक फीचर होता है जो कि उस वक्त डिज़ाइन किया जाता है जब भी किसी डिस्प्ले को बनाया जाता है। इसके बाद जो दूसरी बात आपने पूछी है ना, टच सैंपल रेट का FPS के ऊपर क्या असर होता है, तो टच सैंपल और जो FPS है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो टच सैंपलिंग रेट होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब आप लोग किसी भी डिस्प्ले को टच करते हो तो आपको कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स देता है। अब बेसिकली ये भी एक FPS टाइप की ही चीज़ है कि आप का जो डिस्प्ले है 1 सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा आपके टच को रिकग्नाइज करता है, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। जितना ज़्यादा टच सैम्पलिंग रेट होगा उतनी ही ज़्यादा आपको जो डिस्प्ले की रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ इस तरह काम कर रही होती है। और अगली बात जो आपने पूछी है कि बेस्ट FPS किस कंपनी के मोबाइल का है, तो यार जो सैमसंग के रिफ्रेश रेट्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि सैमसंग डिस्प्ले की ओवरऑल कैटेगरी के अंदर भी टॉप के ऊपर है। और मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो आजकल सैमसंग के डिस्प्लेस को ही यूज़ कर रही होती हैं, तो सैमसंग डिस्प्ले के मामले के अंदर टॉप के ऊपर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हसन टेक रिव्यूज ने सैमसंग और एप्पल। तो यार अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करता हूँ तो मुझे एप्पल पसंद है। आप लोगों की क्या पर्सनल प्रेफरेंस है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको बताया फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है सैयद मुहीब मुस्तफ़ा की तरफ से, ऑनर के फ़ोन पाकिस्तान में कब आएंगे? तो यार बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने अभी रिसेंटली एक बजट स्मार्टफोन को भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसके बारे में हम लोगों ने दी टेक शो के अंदर बात की थी। कोई कन्फर्म हम लोग डेट नहीं दे सकते कि इस मंथ के अंदर आएंगे, लेकिन बहुत जल्द आएंगे क्योंकि भाई ओनर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली कम बैक करने वाला पूरी दुनिया के अंदर। अभी वो थोड़ा सा सेटअप हो रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आपको ओनर के फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है राना राजपूत की तरफ, Realme GT कब आएगा? तो यार Realme GT आएगा, कब आएगा ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर Realme GT को लेके आएगा। कोई लॉन्च डेट एक्सपेक्टेशंस कोई भी चीज़ हम लोग गैस नहीं कर सकते, लेकिन आएगा डेफिनेटली। आप लोगों को वेट करना चाहिए उस फ़ोन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है हुसैन मलिक की तरफ से, भाईजान 0X कब आएगा और प्राइस क्या होगी? तो यार अगर तो आप इन्फिनिक्स के कॉन्सेप्ट फ़ोन की बात कर रहे हो तो वो तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो इन्फिनिक्स 08 के बाद 09 या फिर 10 वाले X की, तो वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। उसके बारे में भी ये चीज़ कही जा रही है कि वो भी काफ़ी एग्रेसिव होगा, लेकिन उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी दूर दूर तक लीक्स और रूमर्स नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट फ़ोन है तो वो तो कभी भी नहीं आएगा। वो बेसिकली इन्फिनिक्स ने ये चीज़ दिखानी थी कि हम लोग इस किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा GC Alex ने, पोको F3 GT वर्सेस टेक्नो फैंटम X विच वन इज़ बेटर? वैसे आपका फेस तब्रेज़ शमसी से मिलता है। अब ये तब्रेज़ शमसी कौन है? ओके, तो जो तब्रेज़ शमसी है ये बेसिकली एक क्रिकेटर है। अगर आपके क्वेश्चन की बात की जाए पोको F3 GT वर्सेस टेक्नो फैंटम X, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेक्नो फैंटम X की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो टेक्नो फैंटम X है उसकी प्राइस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो टेक्नो फैंटम X की प्राइस अभी नाइजीरिया के अंदर सामने आई है, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर उन लोगों ने उसको लॉन्च कर दिया हुआ है। वो $456 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 71,000 बन रही है। 71,000 है टेक्नो फैंटम X की प्राइस, जिसके अंदर आप लोगों को कर्व एमुलेट डिस्प्ले मिल रहा है। मीडियाटेक का Helio G95 प्रोसेसर है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक ओवर प्राइस फ़ोन है। देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर वो किस प्राइस रेंज के ऊपर आता है। और अगर हम बात करते हैं पोको F3 GT की, तो वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस मुझे लग रही है वो तकरीबन 50,000 से 60 से ऊपर नीचे कहीं पर होगी, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर अराउंड में होगी, लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो देखना
पड़ेगा कि दोनों के दोनों फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर किस प्राइस रेंज के ऊपर आते हैं, और मुझे लगता है कि पोको F3 GT ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी का प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर टेक्नो फैंटम X 70,000 या फिर इससे ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि वो लिमिट से बाहर निकल जाएगा टोटली तौर पर। तो अभी तक मैं कोई भी कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन आप लोग अपने माइंड के अंदर इस प्राइस रेंज को लाजमी तौर पर रखिएगा, क्योंकि अगर नाइजीरिया के अंदर इतनी प्राइस है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर तो फिर इससे ज़्यादा ही होगी। तो आपको होप के थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे जिनके हम लोगों ने आंसर देने थे। अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम लाजमी तौर पर क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, तो मे भी आपका जो क्वेश्चन है वो पिक हो जाए। जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।